जी से आता नहीं। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ टॉपिक, फोर्थ चैप्टर, इशू ऑफ डिबेंचर। टॉपिक का नाम क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। अभी हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़े हैं ना, उसके प्रोविजंस, प्रोसीजर्स। हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं कितने तरह का प्राइसिंग मेथड होता है इशू ऑफ शेयर्स का। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स जो है वो ओन्ड कैपिटल है, शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन यहाँ पर जो है इशू ऑफ डिवेंचर ये है बारोड कैपिटल। तो इशू ऑफ डिवेंचर में देखो, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो यहाँ पर तीन रेगुलेशंस दिया हुआ है। प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या प्रोविजंस है इशू ऑफ डिवेंचर के, कितने प्रोविजंस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद दूसरा है व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एज पर कंपनीज एक्ट, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। इसको हम रूल 2018 भी बोलते हैं। रिक्वायरमेंट एज पर सेबी, सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट रहेगा इशू ऑफ डिवेंचर। ये जितने हैं रूल्स रेगुलेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर ट्रस्टीज, जिसमें डिवेंचर ट्रस्टीज जो है इस साल के लिए एक्सक्लूडेड है। बाकी ये जो 2 पॉइंट है रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर इस साल रहेगा। तो देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या है? एक बारोड कैपिटल है। कंपनी पब्लिक से क्या करती है? उधार पैसा लेती है कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, या जरूरत है कंपनी को फंड की, तो उसके लिए जो है कंपनी पब्लिक से क्या करती है? उधार पैसा लेती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बारोड कैपिटल। शेयर के जरिए जो है कुछ पैसा कंपनी लेती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कहाँ से आता है? इशू ऑफ शेयर से आता है। उसके बाद जरूरत पड़ता है तो कंपनी जो है इशू ऑफ डिवेंचर से पैसा पब्लिक से लेती है। यहाँ पर जो है डिवेंचर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है। डिवेंचर सर्टिफिकेट क्या है? एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी, हमने जो है पब्लिक से लोन लिया है। तो इसके प्रोविजंस क्या है? रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिवेंचर में फर्स्ट, प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या जो है रेगुलेशंस रहेगा, क्या प्रोविजंस रहेगा, वो हमको याद करना है। इसमें 7-8 पॉइंट दिया हुआ है। देखो, नो वोटिंग राइट्स रूल्स। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो भी डिबेंचर होल्डर हैं उनको वोटिंग राइट नहीं रहता है। वोटिंग राइट किसको रहता है? शेयर होल्डर को रहता है। शेयर होल्डर को वोट देने का राइट है, लेकिन डिबेंचर को वोट देने का राइट नहीं है, क्योंकि ये क्रेडिटर है ना कंपनी के, ये कंपनी के क्रेडिटर है, ओनर नहीं है। तो नो वोटिंग राइट, फर्स्ट रेगुलेशन, फर्स्ट प्रोविजंस क्या है? नो वोटिंग राइट। कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विथ वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट वाला जो है डिबेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती है। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ कंपनी एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। क्योंकि डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, इसलिए उनको वोट देने का राइट नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर है। ही इज नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए उनको कंपनी की मीटिंग में बुलाया जाता है और उनको वोट देने का राइट रहता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट। फर्स्ट पॉइंट है नो वोटिंग राइट। सेकंड है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में एक कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर भी इशू कर सकता है, अनसिक्योर्ड भी इशू कर सकता है। एंड फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर भी इशू कर सकता है, नॉन कन्वर्टिबल भी कर सकता है। टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर
A special resolution has to be passed in the general meeting. जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जनरल मीटिंग किसका होता है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग जो है शेयर होल्डर्स मीटिंग भी बोलते हैं इसको। शेयर होल्डर की मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है, उनसे पास करा के लेना पड़ेगा कि कंपनी इस साल जो है डिबेंचर इशू करने जा रही है। तो रिजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। ऑल डिबेंचर्स आर रेडीमेबल इन नेचर। कंपनी जो भी डिबेंचर इशू करती है वो रेडीमेबल इन नेचर रहेगा। रेडीमेबल इन नेचर मीन्स रिडीम्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पेड बैक, यानी जो पब्लिक ने पैसा कंपनी में लगाया है एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको पैसा रिटर्न करना है, उसी को बोलते हैं रेडीमेबल। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर, किस तरह का डिबेंचर कंपनी इशू कर सकती है? कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर, फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर ए स्पेशल रिजोल्यूशन टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। अगर कंपनी जो है कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर रही है तो शेयर होल्डर से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, ऑल डिबेंचर्स आर रेडीमेबल इन नेचर। जितने भी डिबेंचर्स है कंपनी के वो सब क्या होता है, रेडीमेबल इन नेचर होता है। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी जो है उसका पैसा वापस कर देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। हाँ, डिबेंचर मतलब बारोड कैपिटल है। कंपनी जो है पैसा उधार लेती है पब्लिक से, है पब्लिक से पैसा। जैसे कंपनी जो है पब्लिक से पैसा बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स भी लेती है, लेकिन वो ओन कैपिटल होता है। और व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इज ए सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से लोन लेती है, उसका जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है कि हमने जो है इतना, हम समझो कंपनी का हमने डिबेंचर परचेज किया 10,000 का, तो 10,000 के लिए हमको कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेगी 10,000 अमाउंट का। तो वो सर्टिफिकेट जो है हमारे लिए प्रूफ है, एक्नॉलेजमेंट है। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ऑल डिबेंचर्स आर रेडीमेबल इन नेचर। जितनी भी डिबेंचर है सब रेडीमेबल है। लेकिन अगर कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना चाहती है तो उसको जो है शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में उसको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर जनरल में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो रूल होना चाहिए तो कंपनी इशू कर सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और जब टाइम पूरा हो गया, समझो रिडम्पशन का टाइम आ गया, तो उसको पैसा भी वापस करना पड़ेगा। तो ये भी रूल्स रेगुलेशन में आता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। A company shall redeem the debenture and pay interest as per the terms and condition of their issue. टर्म्स एंड कंडीशन में प्रोस्पेक्टस पे लिखा रहेगा कि जो है इंटरेस्ट और जो है उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस करना है। तो यहाँ पर रेगुलेशन में 4 पॉइंट हो गया। नो वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर को वोट देने का राइट नहीं है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंपनी जो है कन्वर्टिबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड भी इशू कर सकती है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल कर सकती है। लेकिन सब डिबेंचर जो है रेडीमेबल इन नेचर होता है। टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा उनको पैसा वापस करना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना चाहती है, कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब कि समझो हमने 5 साल के लिए डिबेंचर परचेज किया है या 10 साल के लिए परचेज किया है, तो 5 साल कंप्लीट होने पर कंपनी हमको पैसा वापस नहीं करेगी। हमारा जो अमाउंट है उसको कन्वर्ट कर देगी इक्विटी शेयर में। हमको पैसा रिडीम नहीं करेगी, लेकिन हमको हमारा जो है जो पैसा है वो कन्वर्ट कर देगी इक्विटी शेयर में। तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इक्विटी डिबेंचर होल्डर से हम क्या हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर हो गए। तो अगर कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना चाह रही है तो उसको जनरल मीटिंग, स्पेशल मीटिंग बुला करके जनरल मीटिंग बुला करके उसमें रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ऑल डिबेंचर्स आर रेडीमेबल इन नेचर। उसके बाद है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। एक कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर। कंपनी जो है रिडीम करती है, रिडीम का मतलब होता है पेड बैक। रिडीम का मतलब होता है पेड बैक। एक कंपनी शैल पेड बैक द डिबेंचर्स, यानी हमने समझो 10,000 का या 50,000 का डिबेंचर परचेज किया है, तो जब टाइम कंप्लीट होगा 5 साल के बाद कंपनी हमारा पैसा रिडीम करेगी ना, पेड बैक, हमारा पैसा रिफंड करेगी। और 5 साल तक हमको कंपनी ने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू।
टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो है कंपनी जो है उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और टाइम कंप्लीट होने पर उसका डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट भी रिडीम करना पड़ेगा, पेड बैक करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 पॉइंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट है डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर इशू करने के बाद 6 मंथ के अंदर कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट हर डिबेंचर होल्डर को इशू करना पड़ेगा। कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर विद इन 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर अलॉट कर दिया, पब्लिक से पैसा ले लिया, उसके 6 मंथ के अंदर जो है उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिबेंचर सर्टिफिकेट पहुंचना चाहिए डिबेंचर होल्डर को। तो कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू डिबेंचर होल्डर विद इन 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। ये रूल्स रेगुलेशन में आता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना ही पड़ेगा। है तो इसमें 4 पॉइंट हो गया। नो वोटिंग राइट्स, वोट देने का राइट नहीं है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, किस तरह का डिबेंचर कंपनी इशू कर सकती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, इंटरेस्ट और रिडम्पशन जो है टाइम पर करना होगा। और डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी को विद इन 6 मंथ जो है, ये 6 महीने याद रखेंगे, फिर इन ब्लैंक में आ सकता है, 6 मंथ जो है उसको इशू करना पड़ेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट एवरी डिबेंचर होल्डर को। तो ये हो गया 4 पॉइंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्रिएट DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। एक एक्स्ट्रा रिजर्व जो है क्रिएट करना पड़ेगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है क्या? समझो कंपनी ने साल में जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें से डिविडेंड दिया, इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को दिया, जिसका पेमेंट करना था उसका पेमेंट दिया। बाद में जो प्रॉफिट हुआ, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पोर्शन जो है DRR में, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करती है। अगर कंपनी ने डिबेंचर के थ्रू पैसा लिया है तो उसको DRR भी क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है DRR में जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि जो है जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा डिबेंचर सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर का कि 5 साल के लिए 5 साल कंप्लीट हुआ तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा ना डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करने के लिए कंपनी के पास फंड होना चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा रिजर्व क्रिएट करती है कंपनी, उस रिजर्व में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा जो है थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करके रखेगी, ताकि जो है रिडम्पशन के टाइम कंपनी के ऊपर बर्डन न रहे, कंपनी को पैसा रिडीम करने में, वापस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी रूल में आता है कि कंपनी को अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट डिबेंचर के थ्रू पैसा लिया है कंपनी ने तो उसको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। ये भी एक रूल है, प्रोविजंस है। कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट में से DRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा पैसा। दिस मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये पैसा दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं होगा, बिजनेस एक्सपांड कर रहा है तो उसमें यूज नहीं होगा, ये पड़ा रहेगा। जब रिडम्पशन का टाइम आएगा डिबेंचर को तो कंपनी रिडीम कर देगी। दिस मनी कैन बी यूज ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये जो DRR में पैसा रहा ट्रांसफर करती जाएगी कंपनी, प्रॉफिट का हिस्सा, ये जो है DRR में वैसे ही पड़ा रहेगा। जब कंपनी रिडम्पशन का टाइम आएगा तो कंपनी जो है वो पैसा वहां से वापस कर देगी डिबेंचर होल्डर को। तो क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कंपनी हैज टू क्रिएट ए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। दिस मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करना पड़ता है। अगर कंपनी जो है अगर डिबेंचर के थ्रू पैसा जो है सिर्फ जो है प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, ऐसे ही जो है पॉम्पलेट के जरिए या कुछ छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट के जरिए, यानी छोटा अमाउंट अगर ले रही है तो उसको जो है अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है ट्रस्टी की। लेकिन अगर जो है इफ कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस और इनवाइट्स मोर देन 500 पीपल, 500 लोगों से ज्यादा से पैसा लेना है, कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 और मोर ट्रस्ट डिबेंचर ट्रस्टीज। 1 या 2 डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना पड़ेगा। डिबेंचर ट्रस्टीज आर द इंस्टीट्यूशन हु टेक केयर ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? एक इंस्टीट्यूशन होता है जो डिबेंचर होल्डर के का जो है डिबेंचर होल्डर के जो है राइट्स को जो है सेव करती है। तो इफ कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस और इनवाइट्स मोर देन 500 पीपल, कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। ये क्या 2 ट्रस्टी अपॉइंट करेगी। डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई या कोई
कुछ प्रॉब्लम आ जाता है डिबेंचर होल्डर के लिए, तो डिबेंचर होल्डर डिबेंचर ट्रस्टीज के पास लेटर लिखेगा कि हमको ये प्रॉब्लम है, कंपनी हमारा इंटरेस्ट नहीं दिया इतने साल से, या डिबेंचर ने पैसा नहीं दे रही है, हम डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है अपना वापस करना चाह रहे हैं, तो कंपनी जो है वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही है, तो डिबेंचर ट्रस्टी के पास एप्लीकेशन कर सकता है। तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो डिबेंचर ट्रस्टीज कौन है? डिबेंचर ट्रस्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। कंपनी हैज टू अपॉइंट ट्रस्टीज बाय इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद देम कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। जो डीड मतलब एग्रीमेंट, डीड मतलब एक कंपनी जो है ट्रस्टीज से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करेगा, उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये भी एक रूल में आता है। अगर कंपनी 500 लोगों से पैसा ले रही है बाय वे ऑफ डिबेंचर, बारोड कैपिटल ले रही है, तो उसको जो है प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा और डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है, ये रूल्स में आता है। तो इसमें क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व account out of profit of the company. This money can be used only for redemption of debentures. जब कंपनी जो है डिबेंचर के थ्रू पैसा लेती है तो वो क्या करेगी, एक एक्स्ट्रा रिजर्व क्रिएट करती है, प्रॉफिट का हिस्सा जो है साइड में रखते जाएगी हर साल, ताकि जब डिबेंचर का पैसा रिडीम करना हो, पब्लिक को पैसा वापस करना हो, उस वक्त जो है वापस करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक डिबेंचर DRR क्रिएट करती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करती है। तो कंपनी हैज टू क्रिएट ए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। दिस मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिर्फ डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, पे बैक करने के लिए जो है ये पैसा इस्तेमाल होगा। उसके बाद 6 पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। कंपनी जो है अगर 500 या उससे ज्यादा लोगों से पैसा डिबेंचर के थ्रू पैसा कलेक्ट करना चाहती है, तो वो जो है प्रॉस्पेक्टस भी इशू करेगी और डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करेगी, कम से कम एक या उससे ज्यादा। इफ कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस और इनवाइट्स मोर देन 500 पीपल, कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 or more डिबेंचर ट्रस्टीज। तो डिबेंचर ट्रस्टीज और कंपनी के दरमियान जो है एक जो है डीड साइन होता है। और डिबेंचर ट्रस्टीज कौन है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर कुछ ऑब्जेक्शन कंपनी और डिबेंचर होल्डर के दरमियान में होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है उसको सॉल्व करती है। तो डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। कंपनी हैज टू अपॉइंट ट्रस्टीज बाय इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, एग्रीमेंट के जरिए विद देम कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डीड मतलब होता है एग्रीमेंट। तो ट्रस्ट डिबेंचर ट्रस्ट डीड के जरिए जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज का। तो ट्रस्टी का डिबेंचर ट्रस्टी जो है डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये 6.6 प्रोविजन हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है 7 पॉइंट, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच NCLT। अगर कंपनी जो है डिबेंचर ट्रस्टी, कुछ प्रॉब्लम अगर अराइज हुआ और डिबेंचर ट्रस्टी ने अप्रोच किया कंपनी को, कंपनी मान गया तो ठीक है, और नहीं मानती है तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है अप्रोच करेगा NCLT। NCLT है क्या? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है। ये जो है रिड्यूसल के लिए है, ये अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए ही NCLT बनाया गया है। तो ये जो है डिबेंचर ट्रस्टी अगर कंपनी नहीं मान रही है तो NCLT के पास जो है अप्रोच करेगा। तो डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता है? जो डिबेंचर होल्डर के ग्रीवेंसेस है, गुस्सा जो है या जो भी प्रॉब्लम है उसको रिड्रेस करती है। डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस, सॉल्व करती है द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के जो भी गुस्सा है, जो भी डिसएग्रीमेंट है, उसको रिड्रेस करती है, सॉल्व करती है। इफ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट thereon, डिबेंचर
trustee can approach national company law tribunal for redressal. If company defaults, अगर कंपनी जो है गलती कर रही है, डिफॉल्ट में है, इन रिपेइंग प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट देने में आनाकानी कर रही है, नहीं दे रही है, या इंटरेस्ट नहीं दे रही है, तो उसके लिए जो है डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास रिड्रेसल के लिए जो है अप्रोच करेगा, यानी केस करेगा. एनसीएलटी कैन डायरेक्ट ए डिफॉल्टिंग कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट. एनसीएलटी क्या करेगी? डायरेक्शन देगी कि कंपनी को कि तुम जल्दी से जल्दी इनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो है रिटर्न करो या वापस करो. तो डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी. डायरेक्ट अगर डिबेंचर होल्डर एनसीएलटी के पास जाएगा तो नहीं, डिबेंचर ट्रस्टी जो है के थ्रू जो है जाना पड़ता है. तो 7वां पॉइंट है इसमें, 7वां रेगुलेशंस रूल्स. डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू रीड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर. If company defaults in paying the principal amount or interest on thereon, the debenture trustee can approach the NCLT for redressal. The NCLT can direct a defaulting company to repay the principal amount or interest. उसके बाद है punishment for contravention of provisions of the Companies Act. अगर कंपनी कोई जो है कॉन्ट्रावेंशन क्रिएट करती है, रूल्स के खिलाफ काम करती है, तो उसको जो है पनिशमेंट भी मिल सकता है. इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, देन द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शैल बी लायबल टू पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट. अगर कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी अपने प्रोविजंस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने में, देन द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शैल बी लायबल टू पे फाइन. फाइन उनको भरना पड़ सकता है या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, जैसा एक्ट प्रोवाइड करेगा, जैसा एक्ट बोलेगा. तो इसलिए जो है ये सब जो है 8 पॉइंट जो है ये क्या है, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिबेंचर के लिए जो है क्या होना चाहिए रूल्स रेगुलेशन, वो हो गया. उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट इसमें आता है प्रोविजंस एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, दैट इज रूल 18. इसको रूल 2018 भी बोलते हैं. ये एक्ट पास हुआ था 2014 ईयर में. प्रोविजंस एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, दैट इज रूल 2000. इफ कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर, अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है, कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन. यानी जो भी कंपनी है ज्यादातर जो है सिक्योर डिबेंचर ही इशू करती है, सिक्योर डिबेंचर ही है. तो इसके लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए एज पर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के हिसाब से. फर्स्ट है टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर. कंपनी अगर सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है तो उसका टेन्योर कितना होगा. टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड कितना होना चाहिए सिक्योर डिबेंचर का. जनरली जो है 10 ईयर्स का होता है टेन्योर. All secured debentures should be redeemed within 10 years from the date of its issue. कंपनी ने डिबेंचर इशू किया वहां से 10 साल रहता है जनरली. All secured debenture should be redeemed within 10 years from the date of its issue. लेकिन कुछ कंपनी, only certain companies like companies engaged in infrastructure project or companies permitted by Ministry of Corporate Affairs, कंपनी जो है फॉर्म हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कंपनी फॉर्म किया है, और आरबीआई कैन इशू डिबेंचर, या आरबीआई के थ्रू जो है फॉर्म हुआ है कंपनी, कैन इशू डिबेंचर बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 10 years बट नॉट एक्सीडिंग 30 years. 10 और 30 साल से ज्यादा का नहीं दे सकती, 10 साल या उससे थोड़ा एक्सटेंड करके दे सकते हैं टेन्योर. तो ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. जनरली जो है 10 साल ही होता है, लेकिन कुछ कंपनी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू होता है या आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, आरबीआई के थ्रू होता है, तो वो कंपनी को 10 साल या उससे ज्यादा का टाइम दे सकते हैं, लेकिन 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ओनली सर्टेन कंपनीज लाइक कंपनीज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई कैन इशू डिबेंचर बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 10 years बट नॉट एक्सीडिंग 30 years. तो टेन्योर कितना होना चाहिए, 10 साल.
लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट ने फॉर्म किया कोई कंपनी, उसको जो है थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है 10 साल के ऊपर, लेकिन 30 साल से ज्यादा का नहीं रहता है। उसके बाद क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, ये हर डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर है सिक्योर्ड हो, सिक्योर डिबेंचर है, वो चार्ज ऑन असेट होता है। रजिस्ट्रार परमिशन देता है कि तुम जो है डिबेंचर के थ्रू पब्लिक से पैसा ले सकते हो, जब तक वो कंपनी वहां जो है मोर्गेज नहीं करती प्रॉपर्टी। अपना पेपर जो है कंपनी जो है, उसके बाद ये चार्ज ऑन असेट्स होता है। कंपनी जो है अपना प्रॉपर्टी मोर्गेज करती है, उसके बाद ही जो है उसको परमिशन मिलता है। तो चार्ज ऑन, यहाँ पर पैसा डूबने का जो है चांस नहीं रहता है, क्योंकि डिबेंचर इशू होता है अगेंस्ट मोर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। जब भी इशू करेगी कंपनी, वो चार्ज ऑन असेट्स रहता है। द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडिक्वेट टू कवर इंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू एंड इंटरेस्ट टू बी पेड देयर ऑन। उसमें टोटल आ गया डिबेंचर की वैल्यू, कितने का वैल्यू का जो है डिबेंचर इशू किया वो, और इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, वो सब मिला करके टोटल क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पैसा नहीं डूबता। अगर हम किसी कंपनी का डिबेंचर परचेज करते हैं तो वहां जो है हमारा पैसा डूबने का अंदेशा कम रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया टेन्योर यानी पीरियड, 10 साल या उससे ज्यादा भी होता है। पर्टिकुलर कंपनी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो, आरबीआई के थ्रू है, उसको 10 या 30 साल के दरमियान रहता है। क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स है, कंपनी जब भी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है चार्ज ऑन असेट्स ही रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, हर कंपनियां जो है डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करती है। बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर, कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। द ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है और उसके दरमियान जो है एक ट्रस्ट डीड बनता है। ट्रस्ट डीड जो है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या करता है, कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द कंपनी एंड ट्रस्टी एंड क्लियरली स्टेट द रोल ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। वो ट्रस्ट डीड में पूरा जो है रोल डिबेंचर ट्रस्टी का क्या रहेगा, वो पूरा लिखा रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट 2014 कि before issuing prospectus or offer letter, a company has to appoint a debenture trustee. The trust deed contain the terms and condition agreed upon by the company and the trustees, यानी कंपनी और ट्रस्टी के दरमियान जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो साइन होता है। एंड क्लियरली स्टेट द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, और उसमें जो है डिबेंचर ट्रस्टी का रोल क्या होगा वो क्लियरली मेंशन रहता है। उसके बाद क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यहाँ भी डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। कंपनी जो है थोड़ा प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है डीआरआर में ट्रांसफर करते जाती है। कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर। पिछले वाले में जो पढ़ चुके वही है। कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। टोटल डिबेंचर जितना इशू किया उसका 25% जो है कम से कम डीआरआर में रहना चाहिए। Company has to maintain at least 25% of the value of its outstanding debenture in debenture redemption reserve account. Money from this account is used for redemption of debenture. ये पैसा जो है सिर्फ जो है जब डिबेंचर रिडीम करेगी तो जो है ये इस्तेमाल होगा। तो यहाँ प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट में 4 पॉइंट हुआ, टेन्योर, क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट है एज पर सेबी गाइड, रिक्वायरमेंट एज पर सेबी गाइडलाइन। सेबी के हिसाब से रिक्वायरमेंट जरूर क्या रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। सेबी मालूम है ना, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होता है जो है रेगुलेट करता है। जैसे सब बैंकों का हेड कौन है, आरबीआई है। आरबीआई जो रूल्स रेगुलेशन पास करेगी वो जो है हर बैंकों को मानना पड़ता है, कोई उससे वायलेट नहीं कर सकता, कोई उससे जो है अलग नहीं जा सकता है। उसी तरह से सेबी जो रूल्स रेगुलेशन पास करती है वो हर एक जो है कंपनियों को, हर कंपनी को मानना पड़ता है। हर एक जो है जो कंपनी इशू करती है शेयर सर्टिफिकेट या डिबेंचर या जो भी सिक्योरिटीज इशू करती है उसको मानना पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, सेबी के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसमें है फर्स्ट पॉइंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, एज पर सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू of debenture is 75% of base issue size
दैट इज ₹100 करोड़। बेस इशू साइज 100 करोड़ है, बड़ी कंपनी है तो 100 करोड़ बाय वे ऑफ डिवेंचर जो है इशू कर सकती है। उसका बेस साइज जो है 100 करोड़ है, उसका 75% यानी 75 करोड़ जो है डिवेंचर के थ्रू पैसा आना चाहिए, नहीं तो विद इन 12 डेज उसको वापस करना पड़ेगा पैसा। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, द इंटायर मनी रिसीव्ड शुड बी रिफंडेड विद इन 12 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। जो डेट में डिवेंचर इशू क्लोज हुआ है 12 दिन के अंदर जितने भी डिवेंचर होल्डर से कंपनी ने पैसा लिया है सबको वापस करना पड़ेगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो। इसलिए जो है लोग ये अंडर राइटर अपॉइंट करते हैं, कंपनियां जो है अंडर राइटर एजेंट अपॉइंट करती है कि हमारा जो है डिवेंचर पूरा का पूरा बिक जाए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के आस पर से भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर इज 25% ऑफ बेस इशू साइज, दैट इज ₹100 करोड़। If minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded within 12 days from the date of closure of the issue. उसके बाद है रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया शेयर में तो कंपनी ओवर सब्सक्राइब मनी नहीं रख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है रिटेन करके रख सकता है कुछ में पैसा। जो कंपनी ने इशू किया समझो 100 करोड़ तो उससे ऊपर भी रख सकता है कंपनी। कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इशू साइज or any lower unit as specified in the letter of offer or prospectus। prospectus में वो दिया रहेगा कि कंपनी अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो इतना अमाउंट जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का भी रख सकती है। तो रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन इशू ऑफ शेयर्स में ऐसा नहीं है, कंपनी ने 1 लाख का शेयर इशू किया तो 1 लाख से एक शेयर भी ऊपर नहीं रख सकती है, वो रिटर्न करना रहता है। लेकिन यहाँ जो है रख सकती है, रिटेन कर सकती है, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मैंने बताया ना, अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ता है। कंपनी में इंटर इनटू एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद अंडर राइटर्स। अंडर राइटर से एक एग्रीमेंट बनता है फॉर इट्स पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर। अगर कंपनी पब्लिक इशू कर रही है तो अंडर राइटर को अपॉइंट करना ही पड़ता है। वो गारंटी देता है कि हम तुम्हारा डिवेंचर बिकवा करके देंगे, नहीं तो नहीं बिका तो वो खुद खरीद लेगा। इनका बड़े एजेंट होते हैं वो। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और प्रोस्पेक्टस। ऑफर लेटर या प्रोस्पेक्टस में जो है इशू लिखा रहेगा अंडर राइटर। वो प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले ही अंडर राइटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है, कंपनी कर लेती है। तो अंडर राइटिंग एक कंपनी में इंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद अंडर राइटर्स। अंडर राइटर से एग्रीमेंट करती है फॉर इट्स पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर। अंडर राइटिंग समझ गया ना, ये टाइप ऑफ एजेंट होता है, बड़े एजेंट होते हैं, ये पावरफुल एजेंट होते हैं। बहुत सारी बैंकें जो है अंडर राइटिंग का काम करती हैं। वो जो है गारंटी देती है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करेंगे, हर मीडिया में जितनी भी मीडिया है सब में वो ऐड करते हैं और बिकवा के देते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या है? अपनी कंपनी का रेट जो निकलता है वो कम से कम 2-3 कंपनियों से रेटिंग निकालना पड़ता है। ये सेबी का रिक्वायरमेंट है, ये करना ही पड़ेगा हर कंपनी को। As per SEBI, companies making a public issue or right issue of convertible debenture must obtain credit rating from 1 or more credit rating agencies। कम से कम 1 या 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उनको जो है अपने कंपनी का रेट निकालना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग। द रेटिंग शुड बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और प्रोस्पेक्टस। ये रेटिंग जो है कैसे कराना है वो जो है ऑफर लेटर या प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा। तो क्रेडिट रेटिंग बहुत सारी एजेंसीज है, वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नीचे क्रेडिट चार्ट बना करके, वो देख लेना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कितनी है। तो क्रेडिट एज पर सेबी कंपनीज मेकिंग क्रेडिट रेटिंग एज पर सेबी कंपनीज मेकिंग पब्लिक इशू और राइट इशू ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर मस्ट ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम 1 और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। कम से कम जो है 1 या 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपना रेट निकालना पड़ता है कंपनियों को। द रेटिंग शुड बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज का जो है ये कंप्लीट होता है। उसके बाद प्रोसीजर, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीजर करेंगे और डिवेंचर ट्रस्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक्सक्लूडेड रहेगा तुम लोगों को। तो प्रोसीजर जो है ये बड़ा क्वेश्चन है, ये आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है,
चालू करो। देखो इसमें क्या है, टेक्स्ट बुक तुम लोग जो है, टेक्स्ट बुक होगा या पीडीएफ होगा टेक्स्ट बुक का, तो वो जरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया करो। अब टाइम खत्म भी हो रहा है, हाँ, ठीक है। कमी है, अरे लेस देन 1 मिनट।